हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में एकदम मस्ती से जुटे होंगे, है ना? तो अगर खैर खार है तो चलते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12th होम साइंस, चैप्टर नंबर 6 है, जिनका नाम है, नहीं सॉरी 5 है। चैप्टर नंबर 5 हमको पढ़ना है। एक व्यक्ति के लिए आहार आयोजन। एक व्यक्ति के लिए आहार आयोजन अर्थात एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए हम किस तरह के भोजन का प्रबंध करेंगे, भोजन का व्यवस्था करेंगे, इन सारी बातों को हम लोग इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पाठ परिचय कि मूल रूप से हम लोगों को इस पाठ में क्या क्या पढ़ना है। सुनना थोड़ा सा, पाठ परिचय में क्या कहता है। तो पाठ में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मूल रूप से इसको पहले देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि पोषण की आवश्यकता, अर्थात हम लोग जो भोजन करते हैं ना, इसकी जरूरत क्यों है, किस आयु में किस प्रकार के आहार देने की जरूरत है, उनमें पाए जाने वाले कौन कौन से पोषक तत्व हैं, यानी जो हम आहार ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें किस प्रकार के पोषक तत्व उनमें पाई जाती है, आहार के विभिन्न घटक क्या हैं, और विभिन्न आहार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग क्या क्या खाते हैं। इन सारे चीजों को देखेंगे। ज्यादा चैप्टर लंबा नहीं है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, एक शॉट में आपका क्लियर हो जाएगा। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए तो आप सब कुछ समझ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि आहार आयोजन क्या है। चैप्टर का नाम ही है आहार आयोजन। तो आहार का मतलब होता है भोजन, आयोजन का मतलब हुआ भोजन बनाने से पहले उनके बारे में सोचना कि हम आज क्या बनाने जा रहे हैं, फिर कैसे कैसे हम बनाएंगे। तो इसी को कहते हैं आहार आयोजन। समझ में आ गई बात? अगर आपसे पूछे भाई कि आहार आयोजन क्या है, तो जो हमारे घर में गृहिणी होती है, तो वो घर में भोजन बनाने से पहले वो सोचती है कि हमें क्या क्या आज बनाना है, फिर उसके लिए प्लानिंग करती है, उनकी आवश्यक जो सामग्रियां होती है उसको इकट्ठा करती है, फिर उसे बनाने का प्रयास शुरू करती है। तो ये जो सोचना है ना, पहले आहार बनाने से पहले, इसी को कहते हैं आहार आयोजन। अगर आप भोजन बनाने के लिए गए हैं तो अंदर जाने के बाद सोचिएगा तो सोचते में ही समय निकल जाएगी। तो लोग पहले प्लानिंग बनाता है, सब लोगों का ख्याल रखा जाता है। तो बनाने से पहले इस जो योजना है ना, इसको ही कहते हैं हम लोग आहार आयोजन। इतनी बात समझ गए? अब आहार आयोजन संबंधित कुछ बातें हैं, जैसे वहां पर कुछ मुख्य रूप से देने वाली बात, तो एक है उम्र। हम उम्र का ख्याल रखते हैं कि हमारे परिवार में किस उम्र के लोग हैं, एक नंबर। दूसरा नंबर, रुचिकर के साथ साथ पोषकता का भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि हमारे परिवार में किस उम्र के लोग हैं और उन्हें किस प्रकार के रुचि वाला भोजन पसंद है, और वो भोजन अगर हम बनाने जा रहे हैं तो उसकी पोषकता किस प्रकार की है। इन तमाम सी बातों का ना हम लोग आहार आयोजन में, या जो गृहिणी होती है ना वो ध्यान देती है, इसीलिए इसका बड़ा महत्व है। साथ ही इससे लाभ क्या है, तो भोजन मिलता है और इससे लोगों की रोग मुक्ति, यानी कि हम जो आहार आयोजन करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि सब प्रकार का भोजन करेंगे, बनाएंगे, तो इसमें पोषकता का भी ख्याल रखेंगे। आज स्वाभाविक बात है कि जब आप पोषण युक्त भोजन करेंगे तो आपको बीमारी तो लगेगी ही नहीं, यानी भोजन हमें रोग से भी बचाती है। यानी कहने का अर्थ है कि मान लीजिए अगर रुचिकर भोजन ना हो तो हम भोजन करेंगे नहीं, तो हम बार बार अगर इस तरह की समस्या हो तो हमारा शरीर कुपोषण जनित हो जाएगी, और कुपोषण होगी तो कई तरह के रोग लगेंगे। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि यह जो भोजन है ना, यह हमें रोग से बचाने में भी मदद करती है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, आहार आयोजन कला के साथ साथ एक प्रकार का विज्ञान है। ऑब्जेक्ट में पूछेगा, आपसे पूछता है कि भोजन आयोजन यानी आहार आयोजन जो है वो एक प्रकार की क्रियाकलाप है, साथ ही साथ एक प्रकार का विज्ञान है, क्योंकि इससे हमें कई प्रकार की जानकारियां भी मिलती। तो अभी आप पढ़ रहे थे, सबसे पहला आपने पढ़ा कि आहार आयोजन क्या है। क्या पढ़ा आपने? आहार आयोजन क्या है। तो हमने बताया कि हमारे परिवार में जो लोग होते हैं उन सब के लिए भोजन बनाने से पहले हम लोग एक योजना तैयार करते हैं कि हमें क्या क्या भोजन बनानी है। तो इसको कहते हैं हम लोग आहार आयोजन, यानी भोजन बनाने से पहले
भोजन बनाने से पहले भोजन को हम लोग क्या करते हैं, पहले योजनाबद्ध तरीके से समझते हैं कि हमें क्या क्या बनाना है आज। तो ये जो सोचना हुआ ना, योजना बनाना, इसी को कहते हैं आहार आयोजन। इससे हमें बीमारी से बचाव होती है और इस साथ साथ एक प्रकार की विज्ञान है। चल, इतनी बात अगर समझ गए हैं तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब आपसे कह रहा है आहार आयोजन का क्या महत्व है, यानी आहार आयोजन जो आप करने जा रहे हैं इसका आपके जीवन में क्या महत्व है। तो सबसे पहले इससे समय, श्रम, ऊर्जा की वृद्धि होती है और बचत होती है। यानी इससे आपको क्या बचेगा, तो समय की बचत होगी। कैसे बचत होगी समझो। जैसे मान लीजिए आपने कुछ सोचा ही नहीं कि मुझे क्या बनाना है और आप किचन रसोई घर में पहुंच गए। अब वहां जाकर के सोचते हैं कि चलिए आज दाल वाली पूरी बना लेते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। बनाने के लिए आपने शुरुआत तो जैसे ही किया तो आपको पता चला कि दाल वाली पूरी के लिए तो दाल है ही नहीं। अरे भाई तो गड़बड़ हो गया, तो कैसे बनेगी, है कि नहीं। चले तो आज जो है ना कुछ दूसरी खाना बना लिया जाए तो पता चलता है कि हम जो खाना बनाने जा रहे हैं वो हमारे एक परिवार के सदस्य नहीं खाते हैं वो। फिर ये तो पहले हमें सोचना पड़ता है, वहां पर जाकर के सोचेंगे तो गड़बड़ होगी। इसीलिए हमेशा समय की बचत करना है तो पहले सोचना होता है। श्रम की बचत, वहां पर अनावश्यक समय ना लगे, श्रम मेहनत ना लगे, इसकी बचत। और ऊर्जा की भी बचत होती है अगर योजनाबद्ध तरीके से अगर काम करते हैं तो। जैसे हमें चावल दाल सब्जियां बनानी हो तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी दाल के अंदर ही पॉलिथीन में आलू डाल के रख देते हैं, तो दाल और आलू एक साथ तैयार हो जाती है ना। लेकिन अगर पहले आपने सोचा ही नहीं, सोचा कि चलो हमने चावल दाल और भुजिया बना लेंगे, लेकिन फिर ख्याल आया कि चलो चोखा ही बना लेते हैं, तब आलू फिर से उबालो तुम अब, है कि नहीं। या कोई परिवार का सदस्य ये कह दिया कि भाई हम भुजिया नहीं खाएंगे, हमारे लिए चोखा ही बना देना, तो फिर उबालते रहिए। ये पहले सोचना होता है कि भाई हमें उसको पहले तैयार कर लेना है, तो उसी हिसाब से चलेंगे तो समय ऊर्जा सब बचेगी, है ना। चलिए ये सब तो घरेलू चीज है, समय बताने की चीज नहीं है। और हर घर में तरह तरह की समस्याएं होती है। खास करके गृहिणी से बात करोगे ना तो उसको लगेगा कि दिमाग पक जाता है मेरा। और खास करके जब बच्चे रहेंगे, एक कहेगा कद्दू नहीं खाएंगे, एक कहेगा घिया नहीं खाते हैं भाई, एक भिंडी नहीं खाता है। तरह तरह की समस्याएं हैं, गृहिणी लोग परेशान हो जाती है क्या बनाए क्या ना बनाए। चलिए जो भी है, तो हम लोग पढ़ रहे थे आहार आयोजन का क्या महत्व है। तो पहला समय की बचत, श्रम की बचत और ऊर्जा की बचत। तो अभी तक आपने दो बातें पढ़ी। एक था आहार आयोजन किसे कहते हैं, आहार आयोजन का क्या महत्व है। अब आगे पढ़ेंगे आहार के विभिन्नता और आकर्षता। देखिए आहार के भोजन के विभिन्नता प्रकार आहार होना चाहिए और रुचिकर होना चाहिए। देखिए भोजन जो भी हम लोग आहार आयोजन बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले विभिन्नता होनी चाहिए। माने एक ही प्रकार का भोजन अगर बार बार आप खाएंगे ना, मजा नहीं आता भाई। तो उसको हम लोग चेंज करते रहते हैं। कभी हम लोग खीर पूरी खा लेते हैं, कभी हम लोग पराठा भुजिया खा लेते हैं, कभी हम लोग रोटी सादा सब्जी खा लेते हैं, कभी चावल दाल खा लेते हैं, बदल बदल करके खाते हैं। अगर मान लीजिए रोज 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 अगर चावल एक किसी व्यक्ति को ही दिया जाए तो क्या कहेगा भाई, "अरे, रोज चावल वाली बात ठीक नहीं होता है, तबीयत खराब हो जाता है मेरा। कभी रोटी तो आप लोग खाते ही नहीं। अरे भाई हाँ ये बात सही होता है कि कभी कभी ना एक ही प्रकार के भोजन खाने से ना, व्यंजन खाने से आप बहुत ठीक है। शादी विवाह के दिनों में हम लोग तरह तरह के व्यंजन खाते हैं। अगर आपको रोज वही दिया जाए ना, फिर भी आप रोज नहीं खाएंगे वो, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा ही नहीं। होटल वाले को देखिएगा, हम लोग जाते हैं तो रोज लिट्टी सिंघारा खाना पसंद करेंगे, भाई आज दीजिए हमको, लेकिन वो अपने लिए सादा रोटी और सब्जी बना करके खाता है, क्योंकि वो रोज वही कैसे खा सकता है ना। तो इसलिए वो अलग से व्यंजन बना बना के खाता है। यानी कहने का अर्थ है कि हम लोगों को क्या करना है, विभिन्न प्रकार के व्यंजन और पोषकता। ये व्यंजन जो हम लोग बनाएंगे ना, उसमें पोषकता का भी ख्याल रखते हैं कि हमारे लिए वो पोषक पदार्थ उसमें है कि नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हैं। बच्चों में अच्छी गुणवत्ता को बढ़ाना। और बच्चों को ना बचपन से ही आदत लगानी पड़ती है कि आपको इस तरह के भोजन खाने हैं, और तब वो बच्चा आगे जाकर के अच्छी गुण को सीख पाता है। यानी बच्चों को अगर लगातार आप इस तरह के अगर मक्खन वाली चीजें खिलाएंगे तो आगे उसे, यानी कहने का अर्थ है कि रोटी जो भी हो उसमें आप घी लगा के आप दे दिए खाने के लिए। अब रोज रोज उसको घी लगा के खिला रहे हैं तो पूरा चप चप करके, और आज सूखी रोटी दीजिएगा तो खाने में उसको आनंद आएगा नहीं आएगा। इसीलिए बचपन से उन्हें एक ऐसी तालीम देनी चाहिए ताकि वह बच्चा उस आहार के प्रति एकदम क्या हो जाए,
संतुलित हो जाए, बनाने में मतलब खाने में वो अच्छा लगे उसको, ऐसा आहार देना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है कि आहार आयोजन के ये सब क्या क्या गुण हैं। पहला, विभिन्नता, आकर्षता, अच्छी गुणवत्ता को बढ़ाना, ये सब आहार आयोजन के महत्व हैं। क्लियर? तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे आहार आयोजन। अब आगे पढ़ेंगे भोजन पकाने का महत्व है। कभी सोचा है आपने कि हम लोग भोजन पकाते क्यों है? पहले तो हम लोग भोजन पकाते नहीं थे। यानी कि जब हमारी सभ्यता का विकास हुआ था तो लोग कहाँ भोजन पकाते थे? ऐसे ही जंगल से कंदमूल प्राप्त कर लिए, जंगली जानवर पकड़ लिए, उसी को नोच खरोच के खा लेते थे। लेकिन धीरे धीरे हम लोग भोजन पकाना सीखा। कैसे? आप पढ़े होंगे, तो पढ़े होंगे, आपको मालूम होगा कि आग का खोज हुआ और आग जैसे लगी उसमें बहुत सारे जानवर मर गए, और उसी को जब वो खाया तो कच्चा से ये ज्यादा स्वादिष्ट लगा पका हुआ। अच्छा, पकने के बाद भोजन स्वादिष्ट हो जाता है ना। और हाँ, दूसरा नंबर, कच्चा जो खाता होगा उसको जल्दी पचता नहीं होगा, अब पका हुआ खाया तो उसको जल्दी पच भी गया, एकदम पूरा एकदम क्लीन हो गया। तो उसको लगा कि अच्छा, भोजन को पकावे से पचता भी ठीक से है और स्वादिष्ट भी ज्यादा होता है। तो अब क्या करने लगे, वो लोग टांग टांग के भोजन को पकाना शुरू किए। तो हम लोग भोजन के कई तरह से पकाते हैं। जैसे देखिए, कुछ लोग भोजन को आग में पका के, कुछ आग में भूंज के, फिर आग में सेक के, है कि नहीं, फिर आग में कुछ लोग ऐसे क्या करते हैं, तल के, नहीं, या उबाल के, तरह तरह के भोजन को हम लोग पकाते हैं, यानी कि उसको सुपाच्य बनाने के लिए। किसके लिए? तो सबसे पहला है कि पकाने से हमको क्या फायदा होता है कि वो सुपाच्य हो जाता है। आपको अगर कच्चा गेहूं खिला दिया जाए, पचेगा? नहीं पचेगा। वो आपके पेट में जाने के बाद वो फूल फूल के बड़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, एक दो दाना अगर खा लिए हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा पूरा जितना आप खा सकते हैं उतना आपको खिला दिया जाए तो पहले तो खाने में बनेगा नहीं। अगर खा भी लिए किसी तरह से मेहनत परिश्रम करके, तो पेट आपका काम करेगा नहीं, वो फिर जो है ना शरीर से बाहर निकल जाएगा वैसे वैसे दाने। तो कहने का अर्थ है कि वह हमारे लिए सुपाच्य नहीं होगा। तो हमको सुपाच्य बनाने के लिए गेहूं के दानों को पहले क्या करना होता है, आटा तैयार करना होता है, फिर उसकी रोटियां बनानी होती है आग में पका करके, यानी सेक करके, और तब हम उसको खाते हैं तो हमारे लिए सुपाच्य होता है, वो आसानी से पच जाता है। ठीक उसी तरह से जो भी सब्जियां हैं, दाल हैं, ऐसे हम लोग फाँक लेंगे तो काम चलेगा? नहीं लगेगा। चलिए अब आगे है स्वादिष्ट। माने भोजन पकाने से ना भोजन अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। अगर आपको गेहूं ऐसे खिलाया जाए, स्वाद लगेगा, लेकिन अगर गेहूं का रोटी बनाकर दिया जाए तो वो ज्यादा स्वादिष्ट होता है, वो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। इसी तरह से दाल को आपको फका दिया जाए, चलिए मसूर का दाल खा लीजिए थोड़ा सा, भाई दाल खाकर फाँक लीजिए ना, स्वादिष्ट लगेगा। लेकिन उसी को हम लोग थोड़ा सा उसमें डाल देते हैं तेल, उसमें डाल देते हैं नमक, उसमें डाल देते हैं मिर्च, जीरा, जो भी होता है ना, डाल उल के छौंक छाँक करके, तब अरे कितना स्वादिष्ट होता है। अगर चावल ना रहे, रोटी ना रहे, तभी हम लोग एक आध कटोरा घींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्वादिष्ट है। सब्जियां ऐसे कच्चा खिलाया जाए अच्छा लगेगा, लेकिन उसमें तरह तरह के मसाले उसाले डाल करके और सबको बिना आग पर पकाए सब कुछ को फाँक लीजिए। मिर्चाई को फाँक लीजिए, धनिया फाँक लीजिए, नमक फाँक लीजिए, क्या स्वादिष्ट होगा? नहीं होगा भाई, नहीं होगा। तो सबको जब हम एक मात्रा में रख करके एक सिस्टम से हम लोग आग में भूनते हैं, पकाते हैं, पानी डालकर सिझाते हैं, तब जाकर के वो ज्यादा स्वादिष्ट होता है। समझ रहे ना? तब भोजन स्वादिष्ट होने के ये तरीके हैं। आगे हैं, उसमें कीटाणु नष्ट हो जाता है। देखिए उसके अंदर में जो कीटाणु होता है ना, वो कीटाणु भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। किसके कारण? भोजन को पकाने से। अगर भोजन आप पकाते हैं तो पकाने से उसमें जो कीटाणु विषाणु होगा ना, वो भी नष्ट हो जाएगा। ऐसे कच्चा खा लीजिए। अब जैसे अभी गोभी का समय है ना, लास्ट सीजन है गोभी का, तब बहुत सारे गोभी में ना देखिएगा पिल्लू पिल्लू आ जाता है। चलिए अब आपको कच्चे खाने की बारी आ जाए, जैसे ही वो मुंह में जाएगा चप से मारेगा, कितना बढ़िया लगेगा भाई? खराब लगेगा, है कि नहीं है? लेकिन अगर वही अगर तेल में फ्राई हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी स्वादिष्ट हो जाता है। चलिए जो भी है, यानी कहने का अर्थ है कि वो कीटाणु विषाणु ना मर गया, वो पानी में तेल में जाने के बाद उसकी जो गुणवत्ता है ना, शक्ति है ना, वो खत्म हो गया। वो अब हमारे शरीर में अगर चला भी गया ना, ऐसा नहीं कहते हम खाने के लिए, मैंने बता रहे हैं, अगर चला भी गया धोखे से भी तो हमको कोई तरह की हानि नहीं होगी। लेकिन अगर जिंदा चला गया तो हानि पहुंचाएगा, लेकिन आग में पक गया तब वो अगर चला गया हमारे शरीर में तो समझिए हानि नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर के हमने देखा कि कीटाणु को नष्ट करता है, इससे भोजन अधिक सुरक्षित रहता है, और इससे भोजन ज्यादा समय तक सुरक्षित भी रहता है। ठीक है, पकाने से भोजन की क्या होती है, सुरक्षित हो जाती है। कभी कभी अरे पानी में आप रख दीजिएगा तो ज्यादा जल्दी खराब होगा, लेकिन कभी कभी ऐसे आग में सेक देने से, भून देने से, तल देने से थोड़ा सा ज्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है।
तो अभी तक आप पढ़ रहे थे भोजन पकाने के क्या महत्व है, यानी हम लोग भोजन क्यों पकाते हैं। अब आगे चलेंगे, आहार आयोजन के सिद्धांत क्या है। देखिए, आहार आयोजन का सिद्धांत का मतलब हुआ कि हम लोग जो आहार का आयोजन करते हैं तो उनमें किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहला है परिवार की पोषकता की आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम लोग आहार आयोजन करते हैं। यानी आपकी घर में माँ होगी, आपकी बहन दीदी होगी, भाभी लोग होंगे, जो भी लोग होंगे, तो अगर भोजन बना रहे हैं ना, तो वो बात का ध्यान रखते हैं कि हमें परिवार में जो लोग हैं तो उसकी पोषकता का ध्यान रखेंगे कि किस तरह के लोग परिवार में हैं और किस तरह के उन्हें भोजन चाहिए। अगर मान लीजिए परिवार में कोई छोटा बच्चा है जिनकी उम्र 10 साल है, 12 साल है, 15 साल है, तो उनके शरीर को अच्छे रूप से वृद्धि विकास के लिए उन्हें प्रोटीन युक्त भोजन ज्यादा जरूरत होती है। तो उन्हें या तो पशु उत्पाद देंगे, जैसे दूध है, मांस है, अंडे हैं, या कुछ दलहन उत्पाद जो भी हैं उनमें प्रोटीन पाई जाती है। तो उन्हें प्रोटीन युक्त भोजन देने से उसका क्या होगा ना कि अच्छे से वृद्धि विकास करेगा। क्योंकि देखिए, जब प्रोटीन उस शरीर में जाएगी तो हमारी कोशिकाएं बढ़ेगी, कोशिका बढ़ेगी तो शरीर की लंबाइयां बढ़ेगी, शरीर की मोटाइयां बढ़ेगी, है ना। तो ज्यादा शरीर अच्छा लगता है। लेकिन समय के साथ अगर लंबाई ना बढ़े, मोटाई ना बढ़े, तो शरीर संतुलित नहीं होता है, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। समझ रहे ना। यानी कहने का अर्थ है, ऐसे हमारी इंडिया के जो लोग हैं ना, एक औसतन लंबाई के होते हैं ना, ज्यादा लंबे होते हैं और ना ही ज्यादा छोटे होते हैं। लेकिन फिर भी अगर उसमें भी अगर जो औसतन लोग हैं उनमें भी अगर छोटा हो जाए तो कठिनाई है ना। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान रखते हैं कि हमारे परिवार के जो लोग हैं उन्हें किस तरह के पोषक तत्व की जरूरत है। तो हमने एक उदाहरण टॉप में बताया। दूसरा ले लीजिए, मान लीजिए कि अगर हमारे घर में ऐसे परिवार में लोग हैं जो शरीर से ज्यादा काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, किसी खदान में काम करते हैं, है ना। अब कुदाल चलाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है उनको कुदाल चलाने के लिए ज्यादा कैलोरी की ऊर्जा की जरूरत होगी। अब आप बिना कैलोरी वाले भोजन अगर उसको देंगे तो कैसे वो खट पाएंगे। तो इसलिए उन्हें ज्यादा कैलोरी वाली ऊर्जा देने की जरूरत होती है। जैसे में उन्हें ऐसे ऊर्जा देंगे जिसमें ज्यादा, जैसे मक्के की रोटी हो उसमें ज्यादा कैलोरी मिलती है, गेहूं की रोटियां हो उसमें ज्यादा मिलती है ना। तो जिसमें ज्यादा कैलोरी हो अगर उसको आप देंगे ना तो उसको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, तो वो ज्यादा खटेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, है ना। इसी तरह से मान लीजिए अगर कोई गर्भवती महिलाएं हैं, अब गर्भवती महिला है तो उसके शरीर में अच्छे रूप से वृद्धि विकास के लिए और बच्चे का जो अंदर में पल रहा है गर्भ में, उनके लिए उन्हें ज्यादा मात्रा में आयरन की जरूरत होती है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा किस पोषक तत्व की जरूरत होती है, तो आयरन की जरूरत होती है। तो अब आयरन युक्त भोजन उसको देना होगा, तभी तो वह अच्छे से वृद्धि विकास करेगी, है कि नहीं। तो इस तरह से हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए भोजन बनाते समय कि हमारे परिवार में किस प्रकार के लोग हैं और उन्हें किस पोषक तत्व की जरूरत है, उसी हिसाब से हम लोग भोजन तैयार करेंगे। ठीक है। अगर बच्चा अगर जन्म ले लिया है तो अब वो माँ को दूध की ज्यादा जरूरत होगी, तब तो बच्चा पिएंगे। तो उनके लिए ऐसे भोजन दीजिए जो शरीर में ज्यादा दूध बनावे, ताकि वो बच्चा पी सके, है ना। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे है दूसरा। पहला सिद्धांत तो समझ गए, दूसरा सिद्धांत, दूसरा है आहार आयोजन के समय एक ही प्रकार के पोषक तत्व अधिक न हो। अब ये भी ध्यान रखना है कि अब आयोजन करने के लिए बैठे हम, ठीक बात है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एक के प्रकार का भोजन ज्यादा ना, मतलब एक ही पोषक तत्व वाला भोजन ज्यादा हो गया है, अब एक पोषक तत्व कम गया, तो एक कम जाएगा तो अभावजन्य रोग हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या करना है आपको, चलिए तो हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर आहार आयोजन कर रहे हैं, अब प्रोटीने युक्त उसको भोजन दे, उसको कार्बोहाइड्रेट वाला नहीं दे, वसा वाला नहीं दे, तो क्या होगा, प्रोटीने ज्यादा हो जाएगा। अब वसा के अभाव के कारण वसा युक्त वाला बीमारी हो जाएगी, अभाव जनने वाला रोग। कार्बोहाइड्रेट उसको नहीं मिलेगा था, कार्बो यानी कहने का अर्थ है कि जब भोजन का आयोजन करेंगे तो शरीर में जितने पोषक तत्व की जरूरत है सब का हम लोग बराबर संतुलन मात्रा में व्यवस्था करेंगे, तब जाकर के आहार आयोजन अच्छा हुआ। तीसरा है परिवार की आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना होता है। अब मान लीजिए हमको आहार आयोजन करने के लिए हमको चार्ट बैठा दिए देने के लिए, तो हम अमीर आदमी हैं
तो हम लिख देंगे एक दिन पनीर, एक दिन मछली, एक दिन बकरे का मांस, एक दिन जो है मुर्गे का मांस। अब खाली आप परिवार में आमदनी है ये नहीं है तो कैसे होगा बताइए भाई। तो इसमें परिवार के आमदनी का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि देखिए कोई जरूरी नहीं है कि जो महंगे चीज हैं उसी में सभी पोषक तत्व मिलते हैं, कुछ सस्ते चीज हैं उनमें भी पोषक तत्व मिलते हैं। तो आप क्या करेंगे कि जब भी आहार आयोजन करेंगे तो बजट का ध्यान रखेंगे। जैसे अब अगर मान लीजिए हमको अगर प्रोटीन ही चाहिए तो कोई जरूरी नहीं कि मांस से ही मिल जाएगा, दाल से तो भी मिल जाएगी, दूध से भी मिल जाएगी। तो मांस से दाल और दूध सस्ता होता है, ठीक है ना। अगर 1 किलो बकरे की मांस अगर लिया जाए तो 600 रुपये में अभी की मिलेंगे अभी के समय में। लेकिन अगर 600 का दूध ले लिया जाए तो कम से कम 20 लीटर मिलेगा, और बकरे के मांस से ज्यादा आपको मिलेगा। लेकिन भले स्वाद के लिए लोग खाते हैं, वो हमने मना नहीं किया आपको खाने के लिए, या हमने कहा नहीं आपको खाने के लिए, लेकिन हम बजट का अगर ध्यान रखेंगे तो हम उसके जगह पर हम दूध का सेवन कर सकते हैं, दाल का सेवन कर सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि हम लोग आहार आयोजन में किसका ध्यान रखेंगे, बजट का ध्यान रखेंगे। अगला है, जब आहार आयोजन करेंगे परिवार के सदस्य की रुचि का भी ध्यान रखेंगे कि भाई हमारे परिवार में किस तरह के लोग भोजन करना पसंद करते हैं, तो वो आप दीजिएगा। समय और श्रम की मितव्ययता को ध्यान रखना चाहिए, यानी ऐसा आयोजन करेंगे कि ज्यादा हमको समय उसमें बर्बाद ना हो। साथ ही साथ परिवार में आए लोगों के आहार आदत पर भी ध्यान देना होगा। यानी मान लीजिए आहार आयोजन का हमने मेनू तैयार कर लिया, नहीं, और ठीक है, लेकिन परिवार में एक ऐसे सदस्य आ रहे हैं जो मांसाहार नहीं है, वो शाकाहार है, तो हम व्यवस्था जो करेंगे ना उस शाकाहार की तरह करेंगे, ध्यान रखिएगा। या परिवार में एक सदस्य ऐसे हैं जो नहीं खाते हैं, तो फिर उसके हिसाब से हम लोग उसका भोजन बनाएंगे। यानी ये सब भी ध्यान रखना जरूरी है। तो आपने क्या समझा, आहार आयोजन के सिद्धांत। पहला आपने पढ़ा आहार आयोजन के सिद्धांत में कि उसके पोषकता का ध्यान रखेंगे। दूसरा आपने देखा कि उसके खाने की आदत पर ध्यान रखेंगे, रुचि कर ध्यान रखेंगे, समय और श्रम की बचत करेंगे, एक ही प्रकार का पोषक तत्व न हो इसका ध्यान रखेंगे, और बजट का ध्यान रखेंगे। कुल हमने 6 सिद्धांत बताया आपको, यहां तक कोई दिक्कत। अब आगे हैं, किस खाद्य पदार्थ में कौन पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसका हमने एक मेनू तैयार किया है। फिर आगे और से होंगे, फिलहाल अभी देखते हैं कितना है। सबसे पहले देखिए कार्बोहाइड्रेट। देखिए शरीर में ज्यादा मात्रा में अगर ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा वाले लोगों को कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऊर्जा हमको कार्बोहाइड्रेट देती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बसा भी हमें ऊर्जा देती है, बसा भी ऊर्जा देती है, कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देती है, लेकिन दोनों में एक अंतर होता है, ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट जब आप भोजन करेंगे तुरंत आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देगी, लेकिन वसा को घुलने में समय लगता है। जब तक वो घुलेगी नहीं शरीर में तब तक आपको देगी नहीं। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद आपको वसा वाला जो भोजन करेंगे उससे आपको ऊर्जा मिलेगी। लेकिन कार्बोहाइड्रेट अभी किए और आधे घंटे 15 मिनट बाद आपको एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी, समझ रहा है ना। तो कार्बोहाइड्रेट बस ऊर्जा देती है लेकिन जल्दी देती है, वसा भी ऊर्जा देती है लेकिन देर से देती है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या लेना है, कार्बोहाइड्रेट वसा वाला, ठीक है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा वाला। तो कौन कौन, तो खास करके जितने मोटे अनाज आप खाते हैं, चावल है, गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ये सारे चीजें मोटे अनाज जितने खाते हैं ना, यानी मूल रूप से हम लोग पेट भरने के लिए जो खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। लोग चावल मूल रूप से ज्यादा खाता है, रोटी ज्यादा खाता है, ये क्या है, पेट भरने के लिए हम लोग खाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होती है। तो हमको ये सब ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी हम कैसे कर पाएंगे काम, ठीक है। चलिए, दूसरा है प्रोटीन। जितने भी पशु उत्पाद है, पशु उत्पाद यानी दूध, दही, पनीर, अब दूध से ही बनता है तो अब इसको बताने की जरूरत नहीं है, मांस, मछलियां, अंडे, शहद, ये सब क्या है, पशु उत्पाद है, और ये सब प्रोटीन युक्त होते हैं, सब में प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा जितने भी दलहन है ना, दलहन में जैसे अरहर, मसूर, चना, राजमा, सोयाबीन, ये सब क्या है, एक प्रकार के प्रोटीन के पदार्थ हैं, इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। क्लियर। तो आप अभी तक पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन। आगे देखिए किस चीज से क्या कौन सी बीमारी होती है वो हम आगे देखेंगे, फिलहाल समझते हैं। वसा, जितने भी खनिज तेल है, मक्खन है, घी है, पनीर है, मछली के तेल है, डालडा है, इस सब में वसा पाई जाती है। और इसके ज्यादा सेवन से याद रखेंगे शरीर में ना एडिपोज तक बढ़ जाता है, शरीर अनावश्यक मोटा हो जाता है, तो इसका भी ख्याल रखना होता है।
आगे है खनिज लवण। जितने भी हरी पत्तीदार सब्जी है या जितने रसदार फल हैं, देखिए सूखे फल होते हैं उसमें खनिज लवण नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए आपको किशमिश है, जैसे बादाम है, अखरोट है, उनमें आपको खनिज लवण नहीं मिलेगा। लेकिन जो आप आम खाते हैं, जैसे संतरा खाते हैं, है ना, सेब खाते हैं, इसी तरह से आप सभी प्रकार के हरी पत्तीदार सब्जियां खाते हैं, तो उसमें क्या मिलेगी आपको? खनिज लवण मिलेगी। ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारे जो भोजन के पोषक तत्व हैं 5 हैं, जिनमें हमने पहला पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। ये कहां कहां से मिलती है ये हमने देखा। यानी आहार आयोजन करेंगे तो इस सब की जानकारी होनी चाहिए। अब हमारे परिवार में कोई आदमी है जो ज्यादा करके क्या खाता है भाई? कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन। तो उसको क्या देंगे हम लोग? चावल खिलाएंगे, उन्हें रोटियां खिलाएंगे, ठीक है ना। अब विभिन्न प्रकार की रोटियां जो भी है, चाहे मक्की की हो, गेहूं की हो, रागी की हो, ज्वार बाजरा जो भी हो। अगर कोई बच्चा वृद्धि विकास करने वाला है, जिसकी उम्र अभी छोटा है, उसको जल्दी जल्दी हमको बढ़वाना है, तो हमारा सही रहेगा। तो उसके लिए हमें प्रोटीन युक्त भोजन उसको देंगे, मांस मछलियां देंगे, दूध देंगे, दाल देंगे, है ना। तो इससे जल्दी विकास करेगा। तो ये हमें जानकारी रहेगा तब ना, किस पोषक तत्व कौन से खाद्य पदार्थ में किस प्रकार की पोषक तत्व पाई जाती है, तब जाकर के हम ले ऐसा कर सकते हैं। चलिए आगे हमारा है विटामिन्स। क्या हमारा? विटामिन्स।